हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 112 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 7 1605 to 1750 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, इन व्हाट रिस्पेक्ट अकबर्स रेन मार्क्स अ चेंज इन ओरिएंटेशन टुवर्ड्स राजपूत्स। एलैबोरेट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अकबर की राजपूतों के प्रति नीति कैसे अलग थी और क्यों महत्वपूर्ण थी। क्वेश्चन 2, हाउ वाज क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन द मेडिवल पीरियड। डिस्कस। इसमें हमें मध्यकालीन दौरान कारीगर व्यवस्था और काम करने के तरीके बताने हैं। क्वेश्चन 3, क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ इंडियन ओशन ट्रेडिंग नेटवर्क्स इन द 17th सेंचुरी। इस क्वेश्चन में हमें 17th सेंचुरी के इंडियन ओशन ट्रेड के रूट और सिस्टम का एनालिसिस करना है। क्वेश्चन 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ए, एग्रो बेस्ड प्रोडक्शन। बी, डोभासी। सी, हुंडी। डी, इनलैंड ट्रेड अंडर द मुगल्स। इसमें हमें ऊपर दिए गए 4 विषयों में से किसी भी 2 पर छोटी और स्पष्ट नोट्स लिखने हैं। क्वेश्चन 5, क्रिटिकली एग्जामिन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैष्णव भक्ति संप्रदायस इन द 18th सेंचुरी। इस सवाल में हमें बताना है कि 18th सेंचुरी में वैष्णव भक्ति परंपराओं में क्या बदलाव आए। क्वेश्चन 6, एग्जामिन द एवोल्यूशन ऑफ मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसमें हमें मुगल पेंटिंग के विकास और उसके मुख्य फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन 7, डिस्कस द किंग्स बॉडी एंड आइडियल्स ऑफ मैनहुड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। इस क्वेश्चन में हमें मध्यकालीन राजाओं के शारीरिक स्वरूप और पुरुषोत्तम की कल्पनाओं पर चर्चा करनी है। क्वेश्चन 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ए, शेख अहमद सिरंडी। बी, सराइज एंड ब्रिजेस। सी, इंपीरियल कैंप्स। डी, जागीरदारी क्राइसिस। इसमें हमें किसी भी 2 टॉपिक्स पर संक्षिप्त परंतु कंप्लीट नोट्स लिखने हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, इन व्हाट रिस्पेक्ट अकबर्स रेन मार्क्स अ चेंज इन ओरिएंटेशन टुवर्ड्स राजपूत्स। एलैबोरेट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस सवाल में आपको ये बताना है कि अकबर ने राजपूतों के प्रति अपनी नीति में क्या बदलाव किया। पहले के शासकों की तुलना में अकबर ने राजपूतों के साथ कैसे संबंध बनाए, जैसे कि राजनैतिक, विवाह संबंध, प्रशासन में भागीदारी और सेना में योगदान। आंसर। इंट्रोडक्शन। अकबर मुगल सम्राटों में सबसे प्रगतिशील और चतुर राजा माना जाता है। उसने राजपूतों के प्रति अपना रवैया पुराने मुगलों से अलग रखा। जहां पहले के शासक राजपूतों से लड़ते थे, अकबर ने उनके साथ दोस्ती और सहयोग का रास्ता चुना। उसकी राजपूत नीति ने उसके साम्राज्य को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मेन बॉडी। 1, राजनीतिक और विवाहिक गठबंधन। अकबर ने कई राजपूत राज्यों के साथ विवाह संबंध बनाए, जैसे राजा भारमल की बेटी से विवाह। ये विवाह धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, राजनैतिक दोस्ती के लिए किया गया। इससे कई राजपूत रियासतें बिना युद्ध के मुगलों के साथ जुड़ गई। 2, राजपूतों का प्रशासन में शामिल होना। अकबर ने राजपूतों को अपने दरबार में ऊंचा पद दिया। राजा मन सिंह और राजा भगवान दास जैसे नेता इसका उदाहरण है। राजपूतों को जागीर और जिम्मेदारियां दी गई, जिससे उनका साम्राज्य में योगदान बढ़ा। इससे उनमें विश्वास और वफादारी बनी रही। 3, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक सम्मान। अकबर ने सुलह-ए कुल की नीति अपनाई, जिसमें सब धर्मों को सम्मान दिया गया। उसने जिज्य जैसे कर हटा दिए और हिंदू परंपराओं का सम्मान किया। उसके दरबार में हिंदू विद्वान भी थे और वो हिंदू त्योहारों में भी हिस्सा लेता था। 4, सैनिक सहयोग और लाभदायक सहयोग। राजपूतों ने मुगल सेना में वफादारी से सेवा दी। उनकी स्थानीय जानकारी ने गुजरात, बंगाल और डेक्कन के युद्ध में मदद की। अकबर ने राजपूतों को दुश्मन नहीं, सहयोगी समझा। कंक्लूजन। अकबर की राजपूत नीति पूर्व के मुगलों से बिल्कुल अलग थी। उसके समावेशी रवैये ने राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा दिया। ये नीति बाद के शासकों के लिए भी एक मिसाल बन गई। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें।
थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन 2। हाउ वाज क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन द मेडिवल पीरियड? डिस्कस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि मध्यकालीन भारत में हाथ से होने वाले कामों जैसे कि बुनाई, लोहा का काम, कुम्हारगिरी ETC कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते थे। इसमें हमें आर्टिजन्स का रोल, उनका काम कैसे बनता था, रॉ मटेरियल्स कौन देता था और मार्केट से उनका क्या लिंक था, सब बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मध्यकालीन समय में क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब था हाथों से बनाई गई चीजें जैसे कपड़े, लोहे का समा, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का काम ETC। ये काम JYA डिटार स्किल्ड आर्टिजन्स करते थे जो अपने परिवार और जाति के हिसाब से ये कला सीखते थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम कास्ट, रीजन और लोकल इकोनॉमी के ऊपर बेस था। इसका समझना हमें उस समय की इकोनॉमी और समाज की समृद्धि को समझने में मदद करता है। मेन बॉडी। 1। आर्टिजन्स और जाति आधारित स्पेशलाइजेशन। काफी आर्टिजन्स जाति के हिसाब से अपना काम करते थे, जैसे जुलाहा, बुनाई, लोहार, लोहा का काम, सूथर, लकड़ी का काम, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन। आर्ट और कौशल जनरेशन से जनरेशन तक चलते रहते थे। कास्ट सिस्टम ने इनके रोल को डिफाइन किया था, जिससे इनकी आइडेंटिटी और काम दोनों फिक्स हो गए थे। 2। गिल्ड्स और हाउस होल्ड बेस्ड प्रोडक्शन। कई काम एक तरह के गिल्ड्स या कम्युनिटीज के थ्रू ऑर्गेनाइज होते थे, जिसे श्रेणी भी कहा जाता था। ये गिल्ड्स क्वालिटी, प्राइस और नियम तय करते थे, पर ज्यादा काम घर के अंदर होता था, जिसमें महिलाएं भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती थी, जैसे स्पिनिंग और वीविंग में। 3। रॉ मटेरियल, पैसे और पैट्रनेज। आर्टिजन्स लोकल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल्स लेते थे, जैसे कॉटन, लकड़ी, मिट्टी, नील। कई बार व्यापारी, महाजन या राजा उन्हें एडवांस पैसा या सामान दे देते थे। राज्य या जमींदार उनसे बल्क ऑर्डर देते थे, जैसे मुगलों के कारखाने कपड़े और हथियार बनवाने के लिए। 4। शहरी क्राफ्ट सेंटर्स और बाजार कनेक्शन। आगरा, दिल्ली, पटना, सूरत जैसे शहरों में बड़े बड़े क्राफ्ट सेंटर्स थे। इन शहरों में अलग अलग बाजार होते थे, लोहे का बाजार, कपड़ों का बाजार, चमड़े का बाजार। इन क्राफ्ट्स का यूज सिर्फ लोकल नहीं था, बल्कि एक्सपोर्ट भी होते थे, जैसे कपड़ा सेंट्रल एशिया, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया तक जाता था। 5। राज्य का रोल और इंपीरियल कारखाने। मुगल एम्पायर ने अपने रॉयल कारखाने बना रखे थे, जहां ट्रेंड आर्टिजन्स काम करते थे। उन्हें सरकार सैलरी देती थी और काम सुपरवाइज भी होता था। राज्य डायरेक्टली इस प्रोडक्शन को कंट्रोल करता था और कोर्ट और आर्मी के लिए चीजें बनवाता था। कंक्लूजन। मध्यकालीन भारत में क्राफ्ट प्रोडक्शन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था, जिसमें जाति, रॉ मटेरियल्स, लोकल मार्केट और सरकारी सपोर्ट सबका रोल था। ये सिस्टम सिर्फ रोजगार नहीं देता था, बल्कि ट्रेड और कल्चर का भी इम्पोर्टेंट पार्ट था। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3। Critically examine the nature of Indian ocean trading networks in the 17th century. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे 17th सेंचुरी के इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क का एनालिसिस मांगा गया है। आपको ये बताना है कि इस नेटवर्क में कौन लोग शामिल थे, क्या चीजें ट्रेड होती थी और किस तरह से यूरोपियन पावर्स जैसे पोर्चुगीज और डच ने इसका स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश की। साथ ही क्रिटिकल अप्रोच का मतलब है प्रोज और कॉन्स दोनों को हाईलाइट करना। आंसर। इंट्रोडक्शन। 17th सेंचुरी में इंडियन ओशन का ट्रेड नेटवर्क दुनिया के सबसे एक्टिव और कॉम्प्लेक्स कमर्शियल सिस्टम्स में से एक था। इस नेटवर्क ने अफ्रीका, अरेबिया, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और चीन जैसे रीजन्स को जोड़ा। ये सिर्फ माल का लेना देना नहीं था, बल्कि कल्चर, पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस का भी एक प्लेटफॉर्म था। यूरोपियन पावर्स जैसे पोर्चुगीज और डच ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन लोकल ट्रेडर्स का रोल भी बहुत बड़ा था। मेन बॉडी। 1। नेटवर्क का स्ट्रक्चर और लोग। ट्रेड अफ्रीका के स्वाहिली कोस्ट, अरेबिया, पर्शिया, इंडिया, गुजरात, मालाबार और साउथ ईस्ट एशिया से होता था। अरब, गुजराती, तमिल, मुस्लिम, चाइनीज और बाद में यूरोपियन ट्रेडर्स सब इसमें शामिल थे। मॉनसून विंड्स के हिसाब से शिप्स चलते थे, इसलिए ट्रेड सीजनल और प्रेडिक्टेबल होता था। 2। क्या चीजें ट्रेड होती थी? स्पाइसेस, सिल्क, ज्वेलरी जैसे लग्जरी आइटम्स के अलावा राइस, कपड़ा, घोड़े, लकड़ी और लोहा भी ट्रेड होता था। सूरत, कालीकट और एसर जैसे पोर्ट्स ट्रेड के बड़े सेंटर्स थे।
रीजनल स्पेशलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट था, जैसे गुजरात टेक्सटाइल्स के लिए मशहूर था। 3. लोकल ट्रेडर्स और गिल्ड्स का रोल। चेट्टीज, बोरस, आर्मीनियंस जैसे लोकल ट्रेडर्स ने ट्रेड सिस्टम को सस्टेन किया। मर्चेंट गिल्ड्स और रिलीजियस कम्युनिटीज ने ट्रस्ट बनाए रखा। पॉलिटिकल सपोर्ट भी था, जैसे मुगल्स और सफेविड रूलर्स ने ट्रेड को एनकरेज किया। 4. यूरोपियन पावर्स का एंट्री और इफेक्ट। पोर्चुगीज ने ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए कार्टेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, बिना लाइसेंस के कोई ट्रेड नहीं कर सकता था। डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ने डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों यूज किया। जॉइंट स्टॉक कंपनीज लाए गए, लेकिन पूरा सिस्टम कभी यूरोपियन कंट्रोल में नहीं आया। 5. सांस्कृतिक और धार्मिक एक्सचेंज। ट्रेड के जरिए इस्लाम साउथ ईस्ट एशिया तक फैला और इंडियन कब्डों का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में दिखा। स्वाहिली और मले जैसे लैंग्वेजेस ट्रेड के वजह से डेवलप हुई। मक्का की पिलग्रमेज भी इसी रूट से होती थी, तो रिलीजन और ट्रेड कनेक्टेड थे। कंक्लूजन। 17th सेंचुरी का इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क एक बहुत डायनामिक और डाइवर्स सिस्टम था। यूरोपियन इंटरफेरेंस के बावजूद लोकल ट्रेडर्स और सिस्टम स्ट्रांग रहे। इस ट्रेड ने सिर्फ इकोनॉमी को नहीं, बल्कि कल्चर्स और सोसाइटीज को भी डीपली अफेक्ट किया। आज भी इसका इन्फ्लुएंस ग्लोबल ट्रेड में दिखता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Agro-based production. B. Dobhasi. C. Hundi. D. Inland trade under the Mughals. Question explanation. इस सवाल में आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको सब पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर एक टॉपिक का बेसिक मतलब, उसका काम और उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बताना है। आंसर ए। एग्रो बेस्ड प्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। एग्रो बेस्ड प्रोडक्शन का मतलब है ऐसे इंडस्ट्रीज जो खेती पर डिपेंड करती है। मुगल पीरियड में एग्रीकल्चर इकोनॉमी का मेन बेस था और उसके आसपास काफी प्रोडक्शन सिस्टम्स डेवलप हुए। मेन बॉडी। फसलों का विशेषीकरण। हर रीजन अपनी खास फसलों के लिए मशहूर था, जैसे कॉटन, इंडिगो और शुगरकेन। इरिगेशन और लैंड यूज। एन.आई. अकबरी जैसे सोर्सेस से पता चलता है कि जमीन का इस्तेमाल और पानी की व्यवस्था काफी अच्छी थी। इंडस्ट्री से जोड़। कॉटन, जैगरी और डायस जैसे प्रोडक्ट्स प्रोसेस करके ट्रेड के लिए तैयार किए जाते थे। राज्य की भूमिका। मुगल सरकार ने कनाल्स बनवाया, टैक्स कम रखा और बाजार कंट्रोल किया। कंक्लूजन। एग्रो बेस्ड प्रोडक्शन ने रूरल इकोनॉमी और ट्रेड को सपोर्ट किया। ये मुगल समय के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। बी. डोभासी। इंट्रोडक्शन। डोभासी अन लोगों या स्क्रिप्ट्स को कहते थे जो पर्शियन और लोकल लैंग्वेज का मिक्स यूज करते थे, जैसे बंगाली या हिंदी के साथ पर्शियन वर्ड्स। मेन बॉडी। अनुवाद में योगदान। डोभासी लोग रिकॉर्ड ट्रांसलेशन और रेवेन्यू वर्क में काम आते थे। लिटरेरी काम। काफी सारी बुक्स डोभासी स्टाइल में लिखी गई, जिसमें दोनों लैंग्वेजेस का मिक्स होता था। ब्रिटिश एरा ताकोस। ब्रिटिश रूल के शुरुआती दौर में भी डोभासी काफी यूज होती थी। कल्चरल ब्लेंड। यह हाइब्रिड कल्चर का प्रमाण था, जहां मुगल और लोकल कल्चर एक साथ थे। कंक्लूजन। डोभासी एक लैंग्वेज सिस्टम से ज्यादा एक कल्चर का रिफ्लेक्शन था, जो मुगल भारत की डाइवर्सिटी को दिखाता है। सी. हुंडी। इंट्रोडक्शन। हुंडी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था जो पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए उस होता था, जैसे आज के बैंक ड्राफ्ट्स। मेन बॉडी। काम का तरीका। एक व्यक्ति पैसा जमा करता था, हुंडी मिलती थी और दूसरी जगह उसी वैल्यू का पैसा मिलता था। टाइप्स। दर्शनी, तुरंत पेमेंट और मुद्दती, कुछ समय बाद, दोनों टाइप्स थी। नेटवर्क का भरोसा। सेट्स और सर्विस पर पूरा सिस्टम डिपेंड करता था। सरकारी पहचान। मुगल स्टेट ने भी इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था क्योंकि ये ट्रेड के लिए जरूरी था। कंक्लूजन। हुंडी ने मुगल दौर में बैंकिंग और ट्रेड को काफी स्मूथ बनाया। यह देसी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एक अच्छा उदाहरण है। डी. इनलैंड ट्रेड अंडर द मुगल्स। इंट्रोडक्शन। इनलैंड ट्रेड का मतलब है भारत के अंदर अलग अलग रीजन्स के बीच का व्यापार। मुगल समय में ये इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग पार्ट था। मेन बॉडी। ट्रेड रूट्स। आगरा, सूरत और दिल्ली बेंगल जैसे रोड्स ने गुड्स का मूवमेंट आसान बनाया। आइटम्स। नमक, कपड़ा, अनाज, मसाले जैसे डेली और लग्जरी आइटम्स ट्रेड होते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर। सराइस, ब्रिजेस और इंपीरियल रोड्स जैसे सिस्टम से सफर और व्यापार दोनों आसान हुए।
सरकारी नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल और मुहत्तासिब्स के थ्रू प्राइस और वेट का ध्यान रखा जाता था। कंक्लूजन, मुगल पीरियड का इनलैंड ट्रेड वेल ऑर्गेनाइज्ड था और इसने इकोनॉमी को स्ट्रांग और इंटीग्रेटेड बनाया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।